नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो बच्चों, आज हम लोग जो करेंगे वो है हल संधि का आगे का सूत्र। और हम लोग क्लास 9-10 का व्याकरण कर रहे हैं, संस्कृत व्याकरण। तो जो आगे का सूत्र है वो है चरत्व संधि। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जशत्व संधि, हाँ, और श्चुत्व संधि, श्चुत्व संधि, श्चुत्व, श्चुत्व, जशत्व। अब बात करते हैं खरीचा की। ठीक, खरीचा सूत्र है। खरीचा क्या है? सूत्र है। तो देखिए, खरीचा, इस सूत्र को हम लोग समझते हैं। पाणिनि महोदय जो हैं वो किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को जो ना एक बार कहने में विश्वास करते हैं, ये नहीं कि हर बार वही वही शब्द को रिपीट किया जाए। जब उन्होंने झल कह दिया, जब उन्होंने झलाम कहा, इसका मतलब होता है षष्ठी विभक्ति के स्थान पर। हमने आपको बता दिया है कि जहाँ षष्ठी विभक्ति लगे तो ये समझ जाइए कि पाणिनि महोदय ये कहना चाहते हैं कि के स्थान पर, उस प्रत्याहार के स्थान पर। ठीक, तो और इस झल में 24 वर्ण आते हैं, ये भी आप जान चुके। 24 वर्ण आते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, ये होता है ना झल प्रत्याहार में। तो कह रहे पाणिनि महोदय जी कि झलाम, झल के स्थान पर, हाँ, उन्होंने इस सूत्र में, खरीचा सूत्र में दोबारा झल का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहले वो झल का प्रयोग कर चुके हैं। क्योंकि वो पहले झल का प्रयोग कर चुके हैं, इस वजह से वो दोबारा प्रयोग नहीं किए हैं। कहते हैं कि खरी, खरी च मीन्स चर। तो खरी, खरी में है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति जब होती है तो के परे होता है ना, परे, बाद में। सप्तमी विभक्ति जब लगे तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब होता है पाणिनि जी के अनुसार बाद में, और षष्ठी लगे तो के स्थान पर। तो कह रहे हैं कि झल के बाद में, झल प्रत्याहार के बाद में खर प्रत्याहार आए। ठीक, खर प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? खर प्रत्याहार का मतलब होता है कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स। ठीक, प्रथम और द्वितीय वर्ण, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और स, यानी कि क वर्ग लिया जाए तो ख और क्या हो जाएगा? क और ख। ठीक है, क और प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या हो जाएगा? क और ख। और ऊष्म स, ये तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य और दंती स, ये तीनों वर्ण आते हैं आपके खर प्रत्याहार में। यानी ये कितने हो गए? 10 13 वर्ण हो गए ना। खर प्रत्याहार में आते हैं। और झल में 24 वर्ण आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि झल प्रत्याहार के बाद में यदि खर आए तो झल के स्थान पर, झलाम है ना, तो झल के स्थान पर क्या हो जाए? चर हो जाए। ठीक है, झल के स्थान पर चर हो जाए। तो चर का मीन्स क्या होता है? चर का मतलब होता है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण चर होता है। जैसे क, च, ट, त, प, ये क्या है? क, च, ट, त, प चर है। ठीक, बहुत सिंपल है ये संधि। कि झल के बाद, इतना याद रखिए कि झल के बाद यदि खर आए तो झल के स्थान पर चर हो जाए। ठीक, ये इस संधि की, ये इस सूत्र की परिभाषा है। आप किसी चीज़ को रटा मत करिए, उस सूत्र को समझिए। यदि झल, देखिए यही चीज़ कह रहा है कि यदि झल वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण और साथ में ऊष्म वर्ण भी है आपका, के बाद वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण या स आता है। ठीक है, वर्ग का यह है खर आता है तो उनके स्थान पर चर हो जाए। ठीक, उनके स्थान पर क्या हो जाए? चर हो जाए।
चर मतलब अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, आता है तो अपने वर्ग का क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। ये आप समझ लीजिए, ये इतना परिभाषा इसमें नहीं दिया हुआ है कि किसके स्थान पर होगा, कहाँ पे होगा। आप इतना समझ लीजिए किसके स्थान पे होगा, झल के स्थान पर ही होगा। तो देखिए क्या है, सदधनकार, सदधनकार, द, एक मिनट, हाँ, द प्लस क, ठीक। ये क क्या है, झल है, सॉरी खर है। क क्या है, खर है, और द झल है। तो क्या हो जाएगा, द के स्थान पर, द के स्थान पर हो जाएगा चर, इसी वर्ण का प्रथम वर्ण, इसी वर्ग का प्रथम, द का प्रथम वर्ण क्या है, त हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, सत्कार, सदधन पात्रम, सदधन पात्रम। तो द प्लस प, तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, त, सतपात्रम। ज, तज दन छिव, तज, तज दन छिव है तो ये हो गया ज प्लस क्ष। ये क्ष क्या है, च क्ष, ये खर प्रत्याहार में आ रहा है ना, द्वितीय वर्ण है, और इसके आगे झल है। तो ज किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ग वर्ण में, तो हो जाएगा च, किसमें, च में। तच्छिव, तजदंशिव, तच्छिव, ठीक। एतद करोति, एतद करोति। तो द प्लस क, तो द किस में बदल गया, ये द बदल गया आपका किसमें, अपने ही वर्ण, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में, त में, ठीक। एतत् करोति। दिक्पाल, दिग्पाल, तो ग जो झल है और बाद में प खर है, ठीक है। तो ग किस में बदल जाएगा, ग बदल जाएगा, ग बदल जाएगा आपके चर में, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में, ठीक। ग बदल जाएगा, सॉरी क में, ठीक। ग का क में बदल जाएगा ना, क, प्रथम वर्ण क है, ठीक है। तो हो जाएगा दिक्पाल, दिक्पाल, ठीक है। ये संधि तो आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि झल के बाद खर आता है तो झल बदल जाता है किसमें, तो झल किस में बदल जाएगा, चर में बदल जाएगा, ठीक है, चर में बदल जाएगा। तो झल खर में, चर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चरत्व संधि। और झल में कितने वर्ण आते हैं, 24 वर्ण आ गए। खर में आपके आ गए कितने वर्ण, 13 वर्ण हो गए। और चर में आपके हो गए 5 वर्ण हो गए, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए कि झल, खर, चर ये प्रत्याहार और नए नए प्रत्याहार हैं जिनको आप याद कर लीजिए, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक। अब 42 प्रत्याहार को याद करने बैठेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे संधि में आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप याद करिए तो अवश्य याद कर लेंगे। अब ये हो गया चरत्व संधि। अब आते हैं अनुस्वार संधि पे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग संधि है अनुस्वार संधि, जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर संधि में संस्कृत को पढ़ने में करते हैं, और कभी कभी लिखने में अशुद्धियाँ भी हो जाया करती हैं। तो अनुस्वार संधि जब आप जानेंगे तो लिखने में अशुद्धि नहीं होगी। अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वारः। अनुस्वार संधि का क्या सूत्र है, मोनुस्वारः। इसमें पूर्व रूप संधि हुई है, क्या है, मो प्लस अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक। ओ है, ओ के बाद हरस अ आया है, तो जो हरस अ है वो इसमें पूर्व रूप हो गया है, ठीक। और फिर ये अवग्रह का चिन्ह लग गया है, इसे क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। पाणिनि महोदय ने इस अपने अष्टाध्यायी में इस अवग्रह का इस्तेमाल नहीं किया है। बाद के जो संस्कृतज्ञ थे उन्होंने इस अवग्रह का प्रयोग कर दिया। यदि पाणिनि महोदय के अनुसार यदि हम मोनुस्वार भी लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन बाद के
जो विद्वान लोग थे उन्होंने धीरे धीरे इसका भी उपयोग करना शुरू कर दिया। इसको इसलिए लिखा है अवग्रह को, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे अविद्यमान था। ठीक है, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अब चलन में आ गया है ये अवग्रह। तो क्या है? मोनुस्वारः। मोनुस्वारः। तो ये देखिए, ये क्या है? मो अनुस्वारः। अब म के स्थान पर क्या करना है? अनुस्वार करना है। ठीक है, म के स्थान पर अनुस्वार करना है। कह रहा है कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाए। अनुस्वार समझते हैं ना? ये हो जाए। कब हो जाए? बाद में कोई भी व्यंजन आता है, कह रहे हैं बाद में यदि कोई भी व्यंजन आए तो ये जो म रहेगा इसको आप क्या कर देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे। बस ये इतनी सी बात ये कहता है। ठीक, पदांत म, पदांत में म, पदांत मतलब पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान में अनुस्वार, ये अनुस्वार हो जाता है। किंतु जब म के बाद कोई स्वर आता है तो म स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है। ठीक है, यदि स्वर आएगा तो वो म में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है ना। और यदि कोई व्यंजन आता है तो म ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हरिम वंदे। तो जब हम हरिम वंदे ऐसे लिखेंगे, जब कभी आप संस्कृत में लिख देते हैं या पढ़ते होंगे, और यदि आप बाय मिस्टेक ऐसे लिख दे रहे हैं हरिम वंदे, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोनुस्वार संधि के अनुसार म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। ये है देखिए, यहाँ अनुस्वार में बदल गया ना, हरिम, ऊपर चला जाएगा वंदे। क्यों? क्योंकि वह आ रहा है बाद में व्यंजन वर्ण है, इस वजह से आप उसको अनुस्वार कर देंगे। ठीक, तुम करोशी, तुम करोशी, देखिए तुम करोशी, बाद में क है तो तुम अनुस्वार में बदल गया है, म अनुस्वार में बदल गया है। रामम भजामी, लास्ट में भ है तो म किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। नगरम आयाति, म के बाद आ आया है, देख रहे हैं ना, म के बाद क्या आ गया? स्वर आ गया। तो म किस में मिल जाएगा? म में, अरे अ किस में मिल जाएगा? म में मिल जाएगा। तो नगर मायति, नगर मायति, मायाति, नगर मायाति। ठीक, माम एवं, ये क्या है? अनुस्वार है, तो माम में जाके मिल गया मामेवम। अहम इति, मम की बात क्या है? ई है। ठीक, स्वर है, तो किसमें, इसमें म में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अहमिति। ठीक है, ये दो संधि हम लोग आज समझ चुके हैं, और इसके पहले भी हम लोग संधि देख लिए, इसके पहले भी हम लोग संधियाँ देख लिए ना। कौन कौन सी संधि देखे हैं? स्तोश्चुनाश्चु संधि। कौन कौन सी संधि देखी? स्तोश्चुनाश्चु संधि, स्टुनाष्टु संधि, और कौन सी है? झलाम जशवंते, झलाम झस झसी, और खरीच और मोनुस्वारः। यानी कि ये 6 संधियाँ हम लोग हल संधि में पढ़ चुके हैं, और इन 6 संधि की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए, और जब इन सूत्रों को याद करते चलिए और साथ में दीर्घ संधि को भी रिवीजन करते चलिए। ठीक है, हम लोग की स्वर संधि, दीर्घ संधि से तात्पर्य मेरा स्वर संधि से है। स्वर संधि में जितनी भी संधियाँ हैं अपनी पूरी अयादि संधि तक आप उसको रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, अयादि संधि। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली संधि के साथ। अगली संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? पर सवर्ण संधि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पर सवर्ण संधि, फिर उसके बाद आपकी ये जो हल संधि है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग क्लास 10th का व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें क्लास 10th के व्याकरण में आगे की संधि है कौन सी संधि? हल संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, हल और विसर्ग दोनों संधियाँ हैं।
तो क्लास 10th की विसर्ग संधि देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।